हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग चैप्टर होने वाला है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से। आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। हम स्टोरी होगी असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो हरियाणा के जो स्टेट इलेक्शन हुए थे उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसके माध्यम से मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं 1987 में। तो 1987 में जो हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे थे उसमें क्या सीन था कि कांग्रेस पार्टी अभी तक रूल कर रही थी। ठीक है, पावर किसके पास थी? कांग्रेस पार्टी के पास में। कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी और अपोजिशन में जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, तो अपोजिशन में जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे? अपोजिशन के प्रोमिनेंट लीडर थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जो थे तो ये चेयरपर्सन भी थे किसके? हरियाणा संघर्ष समिति के। इसी के साथ साथ में इन्होंने एक अपोजिशन पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था लोक दल। ठीक, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई है कि कौन रूल कर रहा है, कौन अपोजिशन में है? चौधरी देवीलाल। और वो जो है वो किस पार्टी के साथ में मैदान में उतरने वाले हैं, मतलब इलेक्शन में? तो वो उतरेंगे लोक दल के साथ में। अब क्या होता है, तो ये जो वो स्ट्रगल अपनी लॉन्च कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में एज अपोजिशन लीडर, तो वो इस स्ट्रगल को उन्होंने न्याय युद्ध का नाम दिया है। न्याय युद्ध। न्याय युद्ध क्या होता है? स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय यानी जस्टिस होता है। तो वो जस्टिस के लिए एक लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। जस्टिस किस चीज के लिए चाह रहे थे? तो उन्होंने ये बोला, अगर मैं जीतता हूं, मतलब मुझे इलेक्शन में अगर आपका पॉपुलर सपोर्ट मिलता है, लोगों का वोट मुझे मिलते हैं और अगर मेरी पार्टी जीतती है लोक दल, तो हम क्या करेंगे? ही प्रोमिस टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया कि वो किसानों के कर्ज को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो ये सारी इस सारे प्रोपेगेंडा के साथ में चौधरी देवीलाल जो थे तो वो कहां पे आते हैं? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या होता है, इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, लोग अपने वोट देते हैं। वोट देने के बाद में क्या डिसीजन निकल के आता है कि लोक दल और उसकी जो अलाइज थी, जो उसके पार्टनर पार्टीज थे, वो सारे लोग मिलके 76 सीट्स जीतते हैं आउट ऑफ 90 सीट्स। सीट्स क्या होती है? चेयर वाली सीट्स नहीं है यहाँ पे सीट्स का मतलब ये होता है जैसे हरियाणा है। तो अधिकतर अब मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी, देखा है कि 9th क्लास में आप सभी बच्चों को नहीं कह रहा हूं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को इस चीज में दिक्कत जाती है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आप बेसिकली वही सारी चीजें पढ़ने वाले इस चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो एक बेसिक मैं आपको फिर भी आइडिया दे देता हूं इस सीट्स का, कि जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पूरा स्टेट है, तो पूरे स्टेट में क्या करा आपने? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिए। तो हरियाणा में वैसे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई? 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई। तो अभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे से क्या होगा? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, मतलब आप जैसे यहां पे रह रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लीजिए ए, तो इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से क्या होगा? यहां के सारे लोग मिलके यहां से एक लीडर को चूज करेंगे और स्टेट असेंबली का जो लीडर रहेगा वो एमएलए कहलाएगा। ठीक है, तो सारे यहां के लोग वोट करके एक एमएलए को चूज करेंगे, वैसे ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग एक एमएलए चूज करेंगे। तो ऐसे पूरे स्टेट में से 90 एमएलए चूज होते हैं। अभी जो 90 एमएलए रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसमें से जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, लोक दल और उसके पार्टनर्स को 76 सीट्स मिली, मतलब 76 जगह पे 76 एमएलए कौन सी पार्टी के जीते हैं? लोक दल और उससे जुड़ी हुई पार्टी के। लोक दल के अकेले 60 एमएलए जीते थे, मतलब 60 सीट्स पे कौन आई थी? लोक दल आई थी। तो इस तरह से लोक दल मेजोरिटी पार्टी बनती है। लोक दल मेजोरिटी पार्टी बनती है, उसके बाद में क्या होता है? डिसाइड होता है, सारे एमएलए डिसाइड करते हैं कि देवीलाल जो थे, चौधरी देवीलाल, तो चौधरी देवीलाल को क्या बनाया जाएगा? लीडर बनाया जाएगा और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएगा। वहां के इलेक्शंस के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद वहां पे क्या होती है? शपथ समारोह होता है, जिसमें गवर्नर जो रहते हैं हरियाणा के, वो चौधरी देवीलाल को क्या करवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं और इस तरह से वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो अब आपने पूरी कहानी देखी किस तरह से चौधरी देवीलाल जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने। इससे आपको क्या आपने क्या सीखा, मतलब व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस? तो हम लोगों ने इससे ये सीखा कि किस तरह से एक इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है। एक रूलिंग पार्टी थी, एक अपोजिशन में कोई आए, उन्होंने आवाज उठाई, अपना प्रोपेगेंडा सामने रखा, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्या समझ में आया आपको? इलेक्शन का सिस्टम समझ में आया। तो अब इस चैप्टर में हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले कि आखिर इलेक्शन होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या डायमेंशन उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ कहानी को और आगे बढ़ाए तो देवीलाल फिर अगली बार का इलेक्शन हार गए थे, अगली बार फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई थी। ठीक है, वो अलग चीज है। तो क्या एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि इस स्टोरी के माध्यम से हमने ये देखा कि इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन यही होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हारते हैं, लेकिन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारे और भी डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती है। वो सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है हमें?
वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, जो सिविक्स क्लास 9 का चैप्टर 4 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अभी देखिए, अब थ्योरेटिकल पार्ट हम अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां पे सबसे पहला सवाल ये आता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है, क्या करते हैं आप इलेक्शन के माध्यम से। तो बिल्कुल आप सही जो सोच रहे हैं कि इलेक्शंस के थ्रू हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस वीडियो में हम वो वाली चीजों को देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ में जेनेसिस देखेंगे कि नीड आई क्यों इलेक्शन की, वो सारा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन करो जहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी तो उस चीज पे ही निर्भर है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़े और लोगों का जो मत होगा, ठीक है ना, पीपल्स पर्सपेक्टिव शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लोगों का जो नजरिया है, लोगों की जो सोच है, उस पर आपको क्या करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करना होगी, उस पर आपको इंपॉर्टेंस देना होगी। लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो यही चीज हमने चैप्टर 2 में डिस्कस की थी। अगर आप उस चीज को रिकॉल करते हैं, जो लास्ट टॉपिक था चैप्टर 2 का, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, मतलब उस एरिया के जितने भी लोग हैं सारे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आज से हजारों साल पहले जो ग्रीस वगैरह हुआ करता था, एथेंस हुआ करता था, तो वहां पे भी इस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे। तो आज के टाइम में क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो लोगों के पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है उतना, और दूसरी चीज क्या है कि सारे लोगों को एक साथ बुलाने में आप पूरा मान लो, अगर कोई इंडिया में कोई डिसीजन लेना है और पूरे देश के सभी लोगों से पूछोगे, तो करोड़ों लोगों से जब पूछोगे तो पता लग रहा है 1 साल उसमें निकल जाएगा, आपका डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, लोगों के मत ही जानते रह जाओगे। तो उसके चलते क्या है कि आज हमें कुछ एक ऐसा तरीका चाहिए जिसके चलते हम फास्ट डिसीजंस ले सकें, ठीक है। तो इलेक्शंस उसका सॉल्यूशन बन के आए। कैसे सॉल्यूशन बन के आए कि अब हम सबको तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं, जो चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था, तो उसका अल्टरनेटिव क्या निकला था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि जहां पे आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो ये एक सोल्यूशन था उस चीज का, ठीक है। तो आज कोई भी डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है। क्यों? क्योंकि उतना टाइम नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, और सारे लोग उतने इच्छुक नहीं होते। दूसरी चीज, सब लोगों को हम ला भी नहीं सकते। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक एरा है। अब अगर ये देखें कि कैन देयर बी अनदर वे टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, मान लिया आपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया है, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से ही सेलेक्ट होंगे, क्या और कोई भी तरीका हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, तरीका ये हो सकता है एज के बेसिस पे, तरीका ये हो सकता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन ये चीजें ऐसी है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मान लिया एज कैलकुलेट कर लोगे, आपने बोलोगे सबसे जो बुजुर्ग इंसान है वो हमारा लीडर बनेगा, ठीक है, लेकिन पता लग रहा सबसे बुजुर्ग इंसान उस लायक ही नहीं है, बेड पे है वो, तो वो कैसे आपकी कंट्री चला पाएंगे? फिर मान लो चलो आपने एक एज लिमिट रख दी, क्या बीच की एज लिमिट रख दी कि 60 ईयर वाले इंसान को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब पता लग रहा है उस इंसान के पास उतना नॉलेज नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस को आप कैसे मेजर करोगे? तो ये सारे सवाल निकल के आते हैं। तो क्या लगता है इन सारे सवालों से क्या समझ में आया कि एक बेसिक क्राइटेरिया तो आपको रखना पड़ेगा आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए। अब वो बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वो बेसिक क्राइटेरिया हो सकता है क्या? इलेक्शन। तो you can opt for election for representative for selecting your representatives, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो इलेक्शन एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है उस चीज का। क्या इलेक्शन के माध्यम से, इलेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो। अब लेकिन एक और चीज आती है कि इलेक्शन तो सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और तरीका क्राइटेरिया रखते हो, मान लो आपने एज क्राइटेरिया रख लिया, फिर आपने प्रॉपर्टी क्राइटेरिया रख लिया, तो आप क्या करोगे? क्या फिर उस तरह की डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कहलाएगी? ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं इस चीज को। हमने देखा क्या कोई दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, तो दूसरा क्राइटेरिया मान लो आपने प्रॉपर्टी रखा, लेकिन आप प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर क्या करोगे, लीडर्स को चूज करोगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करोगे, तो क्या वो तरीका डेमोक्रेटिक कहलाएगा? क्यों? क्योंकि हो सकता है एक इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो लेकिन उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो सकती है, वो ईमानदार हो सकता है, वो देश को सही दिशा दे सकता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम डेमोक्रेटिक कहलाएगा ही नहीं जहां पे आप कोई इस तरह का क्राइटेरिया रखते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए जो रैशनल नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े आए हैं। क्या डेमोक्रेसी होगी तो मान लो आपने बोल दिया कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लीडर को चूज करेंगे, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है नजरिया, फिर भी हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अगर लोग खुश नहीं है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदलना चाहते हैं, तो क्या वो बदल पाएंगे? ठीक है,
क्या वो अपने अपनी इच्छा के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस पोजीशन पे से हटा पाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। इन बहुत सारे सवालों का जवाब क्या होगा? जवाब सबका सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र होगा इलेक्शन, कि इलेक्शन इज द बेस्ट वे टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स। यू आर प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस, फेयर ट्रायल, ठीक है, एक फेयर ट्रायल का सिस्टम मिलेगा वहां पे, कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो कैपेबल है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, पॉपुलर सपोर्ट जिसे मिलेगा, वो आपका लीडर बनेगा। तो यहां पे वो तय किया जा सकता है क्या, कि आप इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर कि इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट तो कर सकते हैं, और उसके पीछे मैंने पूरी महाभारत आपको बताई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है आज। दूसरा कोई क्राइटेरिया रखते हो अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए, तो अपने आप में सक्सेसफुल नहीं है। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज इलेक्शन इटसेल्फ। अब देखिए वोटर्स को क्या फायदा मिलता है इलेक्शन से, ये भी समझ लेते हैं हम। तो एक ये स्नैप रिकैप होगा उन्हीं सारी चीजों का। वोटर्स कैन मेक मेनी चॉइसेस, वोटर्स के पास में बहुत सारी चॉइसेस खुल जाती है इलेक्शन के थ्रू। कैसे? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं वो उनसे कि देखिए आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जब चूज करते हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए चूज कर रहे हैं कि आपके वो रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले हैं। आप उन्हें इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कल को यही इंसान हमारे लिए क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। गलत रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करोगे, गलत लॉज बनाएंगे। सही रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करोगे तो बहुत बेहतर और सही लॉज बनेंगे जो देश के हित में होंगे। आया समझ में? तो उस तरह से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चूज करते हो, आप चूज उन्हें करते हो जो कल को आपके देश को चलाने वाले हैं, आपके लिए लॉज बनाने वाले हैं। अगली चीज, वोटर्स या फिर दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वही वाली बात है, अब आपकी कंट्री में गवर्नमेंट भी वही इंसान बनाएगा जिसे आप चूज करोगे। आप सब मिलकर अगर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट दिलवाते हो, ठीक है, मेजोरिटी बीजेपी पार्टी की आती तो बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। आप सब लोग मिलकर अगर कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी दिलवाते हो तो कांग्रेस किसकी आएगी, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो इस तरह से क्या है कि आप पे निर्भर करता है, आप जिसे वोट देंगे उस पार्टी, मतलब वो इंसान क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, वो लीडर्स गवर्नमेंट बनाएंगे और वो आपके कंट्री में फिर मेजर डिसीजंस लेंगे। अगली चीज, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। एक और चीज, आप सिर्फ लीडर को चूज नहीं करते हो, आप क्या करते हो, पार्टी को चूज करते हो। और आपको पता है कि हर पार्टी का सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया, हर पार्टी की फिलोसफी, हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, ठीक है। अब जब हर पार्टी की फिलोसफी, आइडियोलॉजी, सारी चीजें अलग अलग होती है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लीडर के साथ साथ में उस पार्टी को भी चूज करते हो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो रहेगी उसको इन्फ्लुएंस करती है। एक बार देखो, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीजें तो एक ही है, लेकिन सारी चीजें अलग है। यहाँ पे आप अपने लॉज के लिए चूज करते हो रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ पे आप पर्सन को देखते हो कि कौन पर्सन गवर्नमेंट बनाने वाला है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन होंगे। और तीसरी चीज में आप ये देखते हो कि पार्टी कौन होगी, जिस पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने लीडर चूज किया है नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ में आपने पार्टी चूज करी है बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आपकी पॉलिसीज में अलग ही रिफ्लेक्ट होगी। आया समझ में? तो ये सारी चीजें होती है और इन्हीं से हमें क्या मिलता है, एक आंसर मिलता है उस चीज का कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्शन की मदद से वी कैन डिसाइड दैट हु वुड मेक लॉज फॉर अस, ठीक है। वी कैन डिसाइड दैट मेजर डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन ओनली वी कैन डिसाइड दैट विच पार्टी वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई होप द होल कंसेप्ट इज क्लियर। Why do we need election? ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। Is it good to have political competition? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है या नहीं है? देखिए, पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको पहले तो ये बताया कि इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, फिर मैंने बताया कि किस तरह के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। अब बात ये होती है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या इलेक्शंस में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन मतलब क्या, कि जैसा आप देखते हैं जो मैदान है पूरा जंग का, ठीक है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ती है लड़ने के लिए। क्या लड़ने के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। तो क्या वो सही है या गलत है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्शंस अगर बात करें तो इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है कि क्या होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है, कॉम्पिटिशंस जो होते हैं, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस, कि एक पार्टी बोलेगी नहीं मैं आगे जाना चाहती हूँ, दूसरी पार्टी बोलेगी मैं आगे जाना चाहती हूँ, और उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां होती है। तो ये सब कुछ इलेक्शन में होना तय है। तो अगर ये ना होगा तो फिर इलेक्शंस कैसे रह जाएंगे, ठीक है, एक वो भी सवाल आता है। तो इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन तो बिल्कुल सही है। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होता कि एकदम मारापीटी चालू हो जाती है। इलेक्शंस में सिंपल सी चीज ये है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो आगे आना चाहे वो आगे आ जाए। लेकिन ये फेयर अपॉर्चुनिटी जो है
तो इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है? ये जो आप ओपन चैलेंज दे देते हैं एक तरह से कि हाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे भी पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब लीगल प्रोविजंस होते हैं लेकिन यहाँ पे सब अलाउड है। सब अलाउड है मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है कि जिसे इलेक्शन लड़ना है वो आ सकती है। तो उसका डिमेरिट्स क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है, सभी प्रकार के लोग अलाउड है, तो चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसे वाले हो, सभी लोगों को अलाउ किया गया, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर ऐसी चीज देखी जाए तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये हैं कि जैसे अब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो उसके चलते क्या होता है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फ्रैक्शनलिज्म। ये फ्रैक्शनलिज्म जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या होता है फ्रैक्शनलिज्म? देखिए कि आप देखते हो अधिकतर सारी पॉलिटिकल पार्टी जब एरेना में उतरती है, मतलब इलेक्शन के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो उस समय पे क्या होता है? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो जीते। अब जीतने के लिए वो क्या करती है? कास्ट का यूज कर लेती है, रिलीजन का यूज कर लेती है, अलग अलग कल्चर का यूज कर लेती है अपने वोट को बढ़ाने के लिए। अब जब अपने वोट को बढ़ाने के लिए इस तरह से ये सेंसिटिव फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है तो सोसाइटी डिवाइड होने लगती है। तो क्या करती है? इसके चलते हमें समझ में आया कि इलेक्शन में जब कंपटीशन है, ये जो ओपन कंपटीशन है, इस कंपटीशन के चलते क्या है? इस कंपटीशन के चलते सोसाइटी में डिसयूनिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपने मोटिव के पर्पज से सोसाइटी को तोड़ मरोड़ देते हैं। ठीक है, और देखते हैं पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स। अब क्या होता है? कुछ भी इशू होता होगा ना, आपने न्यूज में देखा होगा, कोई अच्छी चीज भी हो रही है या फिर कोई खराब चीज भी हो रही है। रूलिंग पार्टी अगर कुछ करती है तो उसका अपोजिशन पार्टी तय है कि अपोज करना तय है उसको, ठीक है, उसमें कुछ नुक्स निकालने लगेगी। वैसे अपोजिशन पार्टी कुछ करती है तो रूलिंग पार्टी उसमें नुक्स निकालने लगेगी, उस पर आरोप प्रत्यारोपण सारी चीजें चालू हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। क्या करती है पार्टीज अधिकतर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, पार्टीज लेवल एलिगेशंस, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के ऊपर, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है, और अधिकतर डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती है, जैसे करप्शन हो गया। ठीक है, करप्शन तो ऐसा बोल सकते हैं इलेक्शन इक्वल टू करप्शन। उसके बाद में डर्टी ट्रिक्स हो गई, मसल पावर यूज की जाती है, जो पावरफुल है तो छोटे मोटे लीडर्स को पकड़ के डरा के धमका देते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस जीतने के लिए। ये सारे डिमेरिट्स बता रहा हूं मैं आपको, किस चीज के? पॉलिटिकल कंपटीशन के, जो हम हेल्दी कंपटीशन की बात करते हैं उसके। ठीक, तो नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब ये है पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते क्या है? आज सरकार आई है, 5 साल बाद बदल जाएगी, फिर 10 साल चलेगी, फिर 5 साल बाद बदल जाएगी। तो कोई भी लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टी बदली, सोच बदली, प्लान्स बदले, पॉलिसीज बदली, सारी चीजें बदल गई। तो लंबे समय तक किसी भी तरह के कोई प्लान्स पॉलिसीज नहीं चल पाते। क्यों? इलेक्टोरल कंपटीशन में, क्योंकि लोग भी वैसे हैं, लोग क्या करते हैं, किसी पार्टी को चलने ही नहीं देते हैं। जैसे राजस्थान का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हर 5 साल में वहां गवर्नमेंट चेंज होती है। ठीक है, अलग अलग पार्टीज की अलग अलग गवर्नमेंट आती रहती है। तो अब किसी पार्टी को आप एक लंबे समय तक अगर टाइम नहीं दोगे तो वो लॉन्ग टर्म विजन पे कैसे काम करेगी? वो भी फिर यही पार्टीज भी यही सोचती कि छोटे छोटे गोल सेट करो, कुछ समय के लिए लोगों को खुश करो और अगली बार फिर इलेक्शन में आ जाओ। अगर समझ में? तो यहाँ पे गलती दोनों की है बराबर, लोगों की भी और पार्टीज की भी। तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं सेट कर पाते हम, हमारा जो टॉपिक अगर उससे रिलेट करें तो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते हर पार्टी को ये रहता है कि यार अगला इलेक्शन कैसे जीते, बस ये देखा जाए। लॉन्ग टर्म विजन को मारो गोली, अभी क्या करना, हमें अगला इलेक्शन जीतना है तो उसके बारे में सोचते हैं। ये हो गया। फिर क्या है? गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जो ऐसी चाह रखते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, मेरे जैसे, तो वो लोग क्या है, वो लोग एंटर नहीं कर पाते इस एरेना में। मतलब वो, उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स एक क्या है, एक तरह से गलत सेगमेंट हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को ऐसा लगता है मैं वहां जाऊंगा पॉलिटिक्स में तो मेरे साथ भी पॉलिटिक्स होगी, ये सारी चीजें। तो उसके चलते क्या, अच्छे लोग जो सर्व करना चाहते हैं देश को, वो इस एरेना में एंटर ही नहीं करना चाहते, इस दंगल में वो उतरना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे सब कुछ गलत है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोग काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं देश के लिए, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है सही जगह नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो पकड़ के रखे हुए किस चीज को, अच्छे लोगों को। उन्हें लगता है कि ओपन कंपटीशन में शायद हो सकता है जो हमारा साफ सुथरा सा दामन है वो गंदा हो जाएगा, ये मानना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, तो हमने डिमेरिट्स देखे, इतने काफी है, इतने डिमेरिट्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इतने डिमेरिट्स देखने के बाद में, समझने के बाद में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अभी अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आप बोलोगे पिछले
वीडियो में तो आप बहुत बड़ाई कर रहे थे सर पिछले चैप्टर के वीडियोस में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी मेहनत की गई है, लोगों ने सही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और अब आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन जानबूझ के रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा क्यों? तो क्या पॉलिटिकल लीडर्स वर दे नॉट अवेयर ऑफ इट? ठीक है, वर दी पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट? तो हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स को पता था बिल्कुल कि अगर ओपन कंपटीशन रहेगा, पॉलिटिकल कंपटीशन, तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस चीज को डाला है, किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ओपन कंपटीशन दिया है। तो उसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी। आपको क्या लगता है? सारी मतलब वो तो ये तो वाली बात होगी ना कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी कंट्री डिवाइड हो जाए, डिसयूनिटी बढ़ जाए, फिर भी आप उस चीज को रख रहे हैं, तो शायद कुछ और बेहतर सोचा होगा। हाँ जी बिल्कुल, और बेहतर कुछ सोचा है। वो क्या है? मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क। कैसे? वो मैं समझाता हूं। इधर देखिए क्या होता है जब कंपटीशन होगा। आपको पता है आप क्लास में एक ही बच्चे हो, तो आप क्या ना भी पढ़ोगे, आप 40% भी लाओगे तो भी आप क्लास में टॉप कर जाओगे। मानते हो इस चीज को? तो वही यहां पे था कि अगर कंपटीशन ना होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं भी करेगी तो उन्हें पता है कि अगली बार हमें ही चूज करेंगे लोग। आया समझ में? तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। अधिकतर आपने ऐसा सुना होगा कि अच्छा पेरेंट्स बोलते होंगे कि अपने फ्रेंड के साथ में पढ़ो, तो वो बोलते हैं कि फ्रेंड के साथ में पढ़ोगे तो कंपटीशन डेवलप होगा तुम्हारे बीच में। और तुम मन ही मन सोचते होंगे दोस्त है मेरा, भाई है वो, तो उसके साथ कैसे कंपटीशन डेवलप होगा? तो वो कंपटीशन कैसे डेवलप होगा? कंपटीशन जब डेवलप होगा तो आपको कुछ बेहतर करने की इच्छा डेवलप होगी आपके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन जरूरी होता है। लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन। मतलब अगर किसी लीडर को बने रहना है, अपनी पॉलिटिकल कुर्सी को संभाल के रखना है, पॉलिटिकल चेयर को संभाल के रखना है, तो क्या करना होगा? उनको लोगों के लिए काम करना होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, वो नहीं काम करेंगे तो कोई और दूसरा काम करेगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। आया समझ में? तो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? यस, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन डिस्पाइट हैविंग दिस डीमेरिट्स। तो ये इतने सारे डीमेरिट्स हैं, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? वो मोटिवेट करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज काम करें। वो एक इंसेंटिव का काम करता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगी? अपने आप बाहर हो जाएगी। अब देखो कंपटीशन में बने रहने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स कितनी मेहनत करते हैं। वो लोग करप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जस्ट ऑन अ लाइट नोट। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं क्या कि उन्हें आगे लंबे समय तक अगर अपनी कुर्सी बनाए रखना है तो काम करना होगा, नहीं तो क्या है, जनता अगले इलेक्शन में उन्हें हटा देगी। तो इसके चलते पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ रिवार्ड फॉर सर्विंग एंड एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। तो जो लोग सर्व करेंगे सोसाइटी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। मैंने बनाई है लाइन, ठीक है। और जो लोग नहीं करेंगे उन लोगों के लिए एक पनिशमेंट की तरह काम करेगा। दिखती बात है, अगले इलेक्शंस में नहीं आएंगे। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक होटल पर अगर आप जाते हैं, वहां का खाना अच्छा होगा, टेस्टी होगा, तो दिखती बात है उसकी जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ता जाएगा, बार बार लोग वहां जाएंगे। अगर खाना खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो दिखती बात है कि वहां से कंज्यूमर्स छूटते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ये है कि आप कितना अच्छा प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सेम अप्लाइज टू दी इलेक्शंस आल्सो। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है, कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीजों को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा। पॉलिटिकल कंपटीशन की क्यों जरूरत होती है इलेक्शन में, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं हमारी कंट्री पर, देखते हैं इंडिया में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं। वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन हेडिंग होने वाला है वो होगा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर। उसके पहले आपको एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूं मैं। जैसे हमारे यहाँ दो तरह के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। ये ऐसी चीजें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन एक बार बताऊंगा और आखिरी बार बताऊंगा, मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस वो होते हैं जो हमारी कंट्री के मतलब सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, जिससे हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। और विधानसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं, जिससे हम चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत जाती है लोकसभा, विधानसभा वगैरह वगैरह में, तो ऐसा सिंपल सा ध्यान रखो, लोकसभा इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, विधानसभा इक्वल टू चीफ मिनिस्टर, खत्म बात। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लोकसभा के इलेक्शंस। और जो स्टेट लेवल पे होते हैं उन्हें विधानसभा इलेक्शंस कहा जाता है। अब अगली चीज क्या है इसमें देखने वाली, कि जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा ऐसे कि कुछ स्टेट्स में हो रहा है अभी इलेक्शन, कुछ स्टेट्स में अगले साल होंगे, फिर कुछ स्टेट्स में बाद में होंगे। तो विधानसभा के डिफरेंट टाइम पे होते हैं, मतलब कुछ स्टेट्स में एक टाइम पे हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स पे अलग टाइम पे हो रहे हैं।
तो विधानसभा के इलेक्शन अलग अलग समय पे होते हैं। और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन क्या होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन एक ही दिन पे या फिर कह सकते हैं अलग अलग दिन पे, लेकिन एक साथ अलग अलग दिन पे, मतलब एक महीने के अंदर अंदर सारे हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवा लें। तो कंट्री के कुछ पार्ट में आज हो गए, कुछ पार्ट में अगले हफ्ते हो जाएंगे, तो एक डेढ़ महीने के टाइम पीरियड में सारे इलेक्शन हो जाते हैं। जैसे अभी 2019 के इलेक्शन को आप लोगों ने अगर फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक ही मंथ के टाइम पीरियड में एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर पूरी कंट्री में इलेक्शन हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। तो वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और विधानसभा के स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं उन्हें इलेक्ट करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जनरल इलेक्शन ही पढ़ेंगे। लोकसभा के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं, तो उन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। किसे इलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। जनरल इलेक्शन होते हैं और जनरल इलेक्शन पूरी कंट्री में एक साथ हो रहे हैं। कभी कभी बाई इलेक्शंस भी होते हैं। ये बाई इलेक्शन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो बाई इलेक्शन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। बाई इलेक्शन वो होता है जब मान लीजिए क्या है कि कंस्टिट्यूएंसी भी आगे समझाऊंगा, अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जब किसी कंस्टिट्यूएंसी में वहां के लीडर की, वो एमएलए भी हो सकता है, वो एमपी भी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, और एमएलए का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको खुद देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, इसीलिए मैंने यहां पर भी लिखा है सिर्फ। तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी की या फिर एमएलए की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो उनकी सीट खाली हो गई है, ठीक है। सीट कौन सी? गाड़ी की सीट नहीं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जब खाली हो जाती है, उनकी सीट जब खाली हो जाती है, तो सिर्फ उस सीट पर इलेक्शन जो होते हैं उन्हें बाय इलेक्शन कहा जाता है। तो जनरल इलेक्शन जो पूरे देश में होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, ठीक है। और बाय इलेक्शन क्या है कि वो किसी एमएलए या किसी एमपी की वैकेंसी ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन, ठीक है। तो इन दोनों कारण से जब वैकेंट हो जाती है सीट, तो तब जो इलेक्शन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बाय इलेक्शन कहा जाता है। आई होप बाय इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा सब क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता क्या है। देखिए, आपको इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन करवाना ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी बोल दोगे कि हाँ इतने एरिया में एक इलेक्शन होगा, या फिर इतनी जगह पे एक इलेक्शन होगा, इतनी जगह से 2 एमएलए आ जाएंगे, इतनी जगह से 4 एमएलए। वो सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक तरह से करना पड़ेगा सारी चीजें। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है उन्हें बताता हूं मैं आपको। दीज आर द एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब आप पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में फिक्स कर देते हैं कि यहां से एक लीडर चुन के आएगा। आगे समझ, इस एरिया के लोग सिर्फ इसी लीडर को चूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आपको क्या लगता है कि आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हो? नहीं, आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते हो। आप क्या करते हो, आप आपके एरिया से पार्टी के एक लीडर को चूज, मतलब पार्टी के एक कैंडिडेट को चूज करते हो जो किसी पार्टी से बिलोंग करता है। मतलब वो हो सकता है बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो कांग्रेस पार्टी से करता हो, वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हो। और क्या है कि उस बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपने वहां से एमपी या एमएलए को चूज करते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फिर पूरी कंट्री में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो वहां से सारे कंस्टिट्यूएंसीज के जो लीडर निकलते हैं, उसमें मेजोरिटी जिस पार्टी के लीडर रहेंगे वो पार्टी जीतती है, और फिर उन्हीं में से एक कौन बन जाते हैं? वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उस तरह से, ठीक है। स्टेट के केस में चीफ मिनिस्टर। इसको और अभी इन डेप्थ समझाता हूं, एक सुपरफिशियल आपको आउटलुक दे दिया मैंने। तो आप क्या करते हैं, एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर रह रहे होते हैं, तो वोटर लिविंग इन दैट एरिया इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया में 453 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसे कैसे समझिए, जैसे ये पूरा इंडिया है हमारा। अब इंडिया में क्या करा हमने, इंडिया में हमने ये किया है कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई हैं, मतलब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया को आपने 543 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, 543 पार्ट्स में बांट दिया है। अब जब 543 पार्ट्स में आपने बांट दिया है, तो उसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए जैसे ये वाला जो एरिया है, ये मान लीजिए पंजाब का एरिया है। अब ये पंजाब में क्या है, यहाँ जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वहां से एक लीडर को चूज करेंगे। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को उतार देगी। बीजेपी पार्टी ने भी एक कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस ने भी एक कैंडिडेट उतार दिया, आम आदमी पार्टी ने भी उतार दिया, और दूसरी पार्टीज ने भी, सभी पार्टीज ने अपना अपना एक एक कैंडिडेट वहां पे मैदान में उतार दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। अब वहां के सारे वोटर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे।
वहां के सारे वोटर्स वोट करेंगे और वहां से एक लीडर चूज होकर आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लीडर जीत गए, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, कोई एक ही जीतेगा। तो वैसे क्या है कि पूरी कंट्री को हमने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो 543 लीडर्स निकल के आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हो सकता है 543 में से 100 बीजेपी पार्टी की लीडर्स जीते हो, मतलब 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बीजेपी पार्टी जीती हो, 100 पे कांग्रेस जीती हो, 100 पे आम आदमी पार्टी जीती हो। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो हर जगह अलग अलग रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, सेम रिजल्ट भी आ सकते हैं। हो सकता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कोई एक पार्टी जीत जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा लगता है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने कंट्री की डिवाइड करके रखी है, जहां से जो लीडर्स इलेक्ट होके आएंगे। ये जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वोटिंग होती है, कंट्री को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वहां से जो लीडर्स इलेक्ट होकर आएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है, ठीक है। एमपी यानी मध्य प्रदेश नहीं लिखना, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से इलेक्ट होकर आते हैं, और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये लोकसभा में कितने होते हैं, मतलब लोकसभा के लिए हमारी कंट्री में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये जो +2 मैंने करा है ना, तो टोटल सीट्स जो होती है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट कहा जाता है। तो टोटल सीट्स जो होती है वो कितनी होती है, 545 होती है। 2 कहां से आए, 2 ऊपर से आए हैं, नहीं, 2 क्या होता है, एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के जो वंशज रह गए हैं, ठीक है, कुछ एंग्लो इंडियंस हैं इंडिया में, तो उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसके लिए प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि 2 सीट पे वो एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 एंग्लो इंडियंस की सीट रहती है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में टोटल 545 सीट्स होती है, जिसमें से अगर किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाना है अपनी, तो दिखती बात है मेजोरिटी लिया है, तो 272 प्लस 545 का आधा कर दो तो कितना होगा, 272। तो 272 से ऊपर जिसको सीट मिल गई उसकी मेजोरिटी आ गई और वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्ट होके एक लीडर आते हैं, ठीक है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। अब क्या होता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा रहेंगे उस पार्टी का क्या होगा, उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, आगे समझ में। और इन्हीं एमपी में से कोई एक एमपी प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वी आर नॉट डायरेक्टली वोटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, वी आर वोटिंग टू द पार्टी, वी आर वोटिंग टू हिज पार्टी, ठीक है। हम उनकी पार्टी को वोट करते हैं, पार्टी अगर मेजोरिटी में आती है तो उन्हीं में से कोई क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आई होप सिंपल सी चीजें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गया। अब आपको यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने क्यों लिखा वो बताता हूं। जैसे हम जब से 9th का सिविक्स का सिलेबस स्टार्ट किया, बार बार ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाली बात, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि एक फेयर वो होना चाहिए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लगभग क्या है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इक्वल होना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा, इक्वल पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी तो आप सबके वोट इक्वल वैल्यू कर रहे हैं। नहीं तो पता लग रहा है क्या कि कहीं पे 1 लाख लोग हैं और उनके बीच में से एक लीडर चूज होकर आ रहा, और कहीं पे 10,000 लोग ही हैं, किसी हो सकता है अब जैसे लद्दाख जो जियोग्राफिकल एरिया है, वो लद्दाख में उतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन कम रहेगी, और उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है। तो आप पॉपुलेशन एकदम कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि बराबर बराबर बांट दो, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वेरी करते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकल के आएगी, तो उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम रहेगी, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। वैसे सिक्किम गोवा के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा क्या होंगे वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाएगी, मतलब उतने ज्यादा एमपी निकल के आएंगे वहां से। आगे समझ में, ये पूरा मैंने आपको जनरल इलेक्शन का बताया, लोकसभा के इलेक्शन का, ठीक है। अब वैसे अगर बात करते हैं हम किसकी, वैसे बात करते हैं सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का अगर देखा जाए तो ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टेट के इलेक्शन कौन से होते हैं, विधानसभा के, चीफ मिनिस्टर वाले। तो वैसे हर स्टेट में जो इलेक्शन होंगे तो स्टेट की भी अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, वो भी जियोग्राफिकल और पॉपुलेशन के फैक्टर पे डिपेंड होगी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग। जैसे इस केस में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था, हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, आया समझ में। तो मतलब हरियाणा का जो पूरा स्टेट था, आपने हरियाणा को क्या करा, इस तरह से 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट होगा, और हमने देखा था जैसे लोकदल कितने सीट जीता था, 60 सीट जीता था, मतलब कि 60 सीट्स पे कौन किसका एमएलए आया है, कौन सी पार्टी जीती है, लोकदल जीती है। तो इस तरह से स्टेट्स में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दी जाती है, और स्टेट से जो इलेक्ट होकर लीडर्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्टेड लीडर्स आर नोन एज एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, इसीलिए मैंने अभी तक आपको नहीं बताया,
तो स्टेट्स में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती है, वहां से जो लीडर सिलेक्ट होकर आते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एग्जांपल जैसे हरियाणा का लोक दल का मैंने बताया कि 60 सीट्स जीती उन्होंने, तो सीट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। वैसे ही क्या होता है लोकल लेवल पे, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होता है उसके भी इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे वार्ड्स होते हैं। आप इस चीज से ज्यादा फेमिलियर होंगे शायद कि आपके वार्ड का पार्षद कौन है। तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टेरिटरी को, और टेरिटरी को डिवाइड करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब डिवाइड करते हैं तो वहां से एक लीडर चूज होता है, और उस लीडर को रिस्पेक्टिवली अलग अलग चीजों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एमपी और एमएलए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं और कहां पर कितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसी के साथ साथ पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। अब इस टॉपिक को हम समझते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। तो सबसे पहले एक बात पे गौर कीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है, और एक वीडियो भी हमने इसी चीज पर डिस्कस किया है कि इज द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन गुड, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि सभी लोगों को आजादी है कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और सब रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम ये देखते हैं कि जब ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, मतलब आपने मतलब एक तरह से सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी कि हाँ सभी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का जो कमजोर वर्ग होता है, वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू विन, ठीक है। तो जो अब दिखती बात है, रेस हो रही है, रेस में अगर अंडर 19 कैटेगरी में रेस हो रही है और आप अंडर 9 के बच्चों को उन्हीं के साथ दौड़ा रहे हैं, तो कैपेबिलिटीज हो सकती है कि अंडर 9 के एज ग्रुप का बच्चा भी दौड़ जाए, लेकिन एक जनरल प्रिजम्पशन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अंडर 9 वाला बच्चा अपने आप को कमजोर पाएगा वहां पे, आया समझ में। तो उसी तरह से यहां पे भी होता है क्या कि जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, तो सोसाइटी का वीकर सेक्शन क्या होता है, वो मतलब वहां पे फेयर चांस नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है, वो कमजोर है थोड़ा सा। अब जब कमजोर है वो सेक्शन इलेक्शन में जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ बेनिफिट्स देना होगा। अब अगर हम देखें कि वो सेक्शन कमजोर क्यों है, तो उसके पीछे कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेस, मतलब उस सेक्शन के पास में क्या है, संसाधनों की कमी है, ठीक है। दे लैक द रिसोर्सेस टू विन द इलेक्शन, जो पैसा चाहिए रहता है, जो पावर चाहिए रहती है, शायद वो हो सकता है वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के पास ना हो। तो दे लैक रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स, शिक्षित नहीं होते उतने ज्यादा, जब शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो हो सकता है वो उस सेंस में पार्टिसिपेट ना कर पाए इलेक्शन में और उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स ना ला पाए। कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, उनकी नेटवर्किंग नहीं होती है, तो ये सारी चीजें बताती है उनको, ये सारी चीजें उनको कमजोर बनाती है, मतलब कमजोर बनाती नहीं है, इन सारे कारणों से वो कमजोर कहला रहे हैं, ठीक है। वो वीकर सेक्शन है। और क्या चीज है, पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। पहली चीज तो वो कमजोर है, इस कारण से नहीं जीत पाएंगे, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज भी है कि वो कमजोर है तो उन पे पावरफुल पीपल क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। जो जिनके पास में शक्ति है वो लोग क्या करेंगे, वो इन्हें जीतने कभी देंगे भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सारी परेशानियों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही समझ थी। तो देखो कितनी फोरसाइट थी उन लोगों की, कितने दूर तक देख सकते थे, दूरदृष्टि थी, कि जिसके चलते उन्होंने ऐसे प्रोविजंस डाले जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो इस वीकर सेक्शन को प्रमोट कर सके, ऊपर ला सके। तो इसी के चलते उन्होंने क्या करा, देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और इसी के चलते रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम देखिए कुछ इस प्रकार से है, एक रॉ आइडिया मैं आपको देता हूं कि जैसे कंट्री है हमारा, अब कंट्री में हमने कल क्या पढ़ा था, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो अब ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आपको क्या पता है, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में, मतलब जिसके अंदर कैपेबिलिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और जीते। तो हमने यहां तक तो समझा था कल, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हो सकता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक थोड़ी सी चीजें जो बदल सकती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या कर देते हैं, जैसे आपके ट्रेन में आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, कि हमने फिक्स कर दिया है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जहां पे स्टार लगे, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का इंसान ही इलेक्शन लड़ेगा और वही जीतेगा। मतलब हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो सभी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी जरूर इलेक्शन में। लेकिन होगा क्या यहां पर, होगा यह है कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से, किसी स्पेसिफिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करेंगे, वहां से जो भी कैंडिडेट जीत के आएंगे। आगे समझ में? तो इस सेंस में क्या किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इन्हें रिजर्व कर दिया गया है किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। तो
रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC ST। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जैसे शेड्यूल कास्ट पिछड़ा वर्ग जो होता है, ठीक है, जो मतलब पिछड़ी जातियां होती है, जिन लोगों को किसी ना किसी समय में, एक समय में क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो पीछे रह गए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन्हें ऊपर लाने के लिए उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या करिए, रिजर्व कर दिए। वैसे ही जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या की गई है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट की गई है, ताकि क्या उन्हें जब रिप्रेजेंटेशन मिले तो उनकी आवाज को एक बल मिल सके, एक शक्ति मिल सके उनकी आवाज को, कि हाँ वो इस चीज से सिक्योर हो जाए कि हाँ उनका भी रिप्रेजेंटेशन है कंट्री में। अगर इस तरह से हम रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो पावरफुल सेक्शंस थे सोसाइटी के उस समय पे, वो क्या करते, वो कभी इन्हें ऊपर ही नहीं आने देते। तो इसके चलते ये आइडिया चला कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होना चाहिए वो रिजर्व होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको क्लियर थी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आई होप कि आपको क्लियर हो गई है कि किस तरह से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 543 में से जैसे हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, कि जहां से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिसके चलते क्या है, जिसके चलते उन्हें फेयर कंपटीशन का मौका मिलेगा, ऊपर आने का एक मौका मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई है लोकसभा इलेक्शन में, वो कितनी है, तो ये 2012 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं मैं। 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है, मतलब टोटल 543 में से 84 सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए। मतलब 84 कैंडिडेट जो रहेंगे वो किस कास्ट से बिलोंग करेंगे, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो 84 पार्लियामेंट तो तय है, ये तय है, मतलब इतने तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण इतने लोग जो होंगे वो कौन होंगे, शेड्यूल कास्ट के होंगे। उसके बाद में 47 सीट्स जो है, तो 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये भी तय है कि 47 सीट्स पे कौन आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगे। तो आई होप आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कैसे सीट्स रिजर्व की गई वो समझ में आया, कितनी कितनी सीट्स रिजर्व की गई है वो समझ में आया। अभी अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और, तो लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो 1991 के बाद में क्या हुआ, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता हमारी कंट्री में, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को क्या किया गया है, इस सिस्टम को नीचे मतलब जो हमारी कंट्री के थर्ड टियर था, लोकल लेवल जो था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या किया गया, रिजर्व किया गया। तो लेटर ऑन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होता है, पंचायत इलेक्शंस में क्या है, रिजर्वेशन है। तो अब लोकसभा के अलावा कहां है, जो डिस्ट्रिक्ट के एकदम जो थर्ड टियर होता है, जो एकदम नीचे लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे भी रिजर्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। पंचायत में ULBs मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, तो वहां पे भी क्या दिया गया, इस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटीज में 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो। तो देखिए वीकर सेक्शन में सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, वुमेन ऑल्सो बिलोंग टू वीकर सेक्शन। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी जो एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके साथ में, वुमेन के साथ में। तो उस डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमने वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व करी है। तो 1/3 सीट जो है, अब ये बात अलग है कि वुमेन के लिए जो सीट रिजर्व करी है तो वो सिर्फ लोकल लेवल पे हुई है, नेशनल और स्टेट लेवल पे नहीं हुई है। तो लोकल लेवल पे मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, जिला परिषद हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, तो इन लेवल पे क्या किया गया है, इन लेवल्स पे भी हमने वुमेन के लिए सीट को रिजर्व करा है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको ये समझ में आ गया, इन जनरल देश में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, स्टेट में है, लोकल लेवल पे है। वुमेन के लिए सिर्फ लोकल लेवल पे है, जहां पे लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में सीट्स रिजर्व्ड है। अब स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट्स में वेरी करता है कि कहां पे कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, बाकी रिजर्वेशन मिला है, कंस्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन मिला है। आई होप आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरी तरह से समझ में आ गई। तो अब हम जो इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ रहे थे कि हमारी कंट्री में किस तरह से इलेक्शन होते हैं, तो आपको कंस्टिट्यूएंसी समझ आया, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी समझ आया। अब हम वोटर लिस्ट के बारे में देखेंगे, वोटर्स लिस्ट के बारे में देखेंगे, वोटर्स लिस्ट क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बताया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। आइए देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दिए, अब इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन जब करवाना है तो वोट कौन देगा, तो ये सारी चीजें निर्भर होती है किस पे, वोटर्स लिस्ट पे। तो वोटर्स लिस्ट क्या है उसे समझते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आपने डिसाइड कर लिया है, अब सवाल ये आता है आपके सामने, वोट कौन देगा आपकी कंट्री में, तो आपकी कंट्री में कौन वोट देने वाला है, तो वोट देने वाले जो लोग होंगे उनका नाम होगा वोटर्स लिस्ट में। तो वोटर्स लिस्ट, जिसे इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है, ऑफिशियली उसे वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, इज द लिस्ट ऑफ पर्सन एलिजिबल टू वोट। मतलब वो सारे लोग जो एलिजिबल है किस चीज के लिए, वोट देने के लिए, उन सभी के नाम कहां मिलेंगे आपको,
वोटर्स लिस्ट में मिलेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, कोई इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक नहीं जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। वोटर्स लिस्ट सिंपल सी चीज है, क्या कि एक लिस्ट होती है, एक इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें तय किया जाता है, जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो आपके देश में आपकी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे तो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। यूजुअली हर कंट्री का वो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करते चले गए धीरे धीरे, तो वो इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट जो होती है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जिसके चलते इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते हुए कंट्री के जितने भी सिटीजन है या फिर उस कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी सिटीजन है जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, उन सबको हम वोटिंग राइट देते हैं। ठीक है, तो वन वोट वन वैल्यू वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है कि यहाँ पे सभी को वोटिंग राइट मिला है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि सर बच्चों को वोटिंग राइट क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, तो ये जुडिशियस डिफरेंशिएशन है। जुडिशियस डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है कि 18 साल के बाद में आप उतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप वोट दे सकें, तो इस कारण से आपको भी वोटिंग राइट नहीं मिला है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो उसके हिसाब से क्या है कि 18 साल से ऊपर जो है, हमने क्राइटेरिया 18 साल रखा है कि 18 साल से ऊपर मेल फीमेल, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कुछ भी हो, सभी को वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब सभी को वोटिंग राइट दिया जाएगा और सभी लोग क्या करेंगे? अपने वोटर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। अभी क्या होता है, क्या किसी से वोटिंग राइट छीना जा सकता है? तो बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि कुछ क्रिमिनल्स और अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब क्या है कि जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है या फिर इनसे वोटिंग राइट जो रहता है वो ले लिया जाता है। दे आर डिनाइड ऑफ राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट उन्हें नहीं मिलता है। तो ये पूरा इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया मैंने कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है, ये लिस्ट होता है कि कौन एलिजिबल है वोट के लिए। दूसरी चीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जहां पे इक्वल वोटिंग राइट्स रहते हैं। ठीक है, वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम होता है। और कुछ कंडीशंस में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कुछ लोग और पर्सन विद अनसाउंड माइंड, दे आर डिनाइड द राइट टू वोट। ठीक है, ये भी बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे दो चीजें और है समझने वाली, उन्हें समझते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताया गया है, एपिक के बारे में बताया गया है। तो पिछले कुछ दशक में, मतलब कुछ सालों पहले क्या हुआ है, कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्ड लॉन्च किया जिसे वोटर कार्ड भी कहते हैं, जिसपे क्या होता है, फोटो होता है। किसका फोटो होता है? जो वोटर होगा उसका अपना खुद का फोटो होगा। तो ये जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसे एपिक भी कहा जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे वोटर आईडी भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वोटर का फोटो होता है। और ये वोटर का फोटो होता है, इसी के साथ साथ में क्या होता है कि वो बहुत आसान होता है कि पता करना, अच्छा जो वोट देने आए वो पर्सन खुद ही है कि नहीं है। अब ये तो वो हो गया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेके ही जाना है। कहां पे? जब आप इलेक्शन देने जाए। जब आप इलेक्शन देने जाते तो आप अपना दूसरा कोई आइडेंटिटी कार्ड भी ले जा सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एपिक के बारे में बताया गया। गवर्नमेंट के द्वारा एक और इनिशिएटिव लिया गया था कि इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट, जैसे हम देखते हैं हर साल इलेक्शन में कुछ नई चीजें आती है। अभी अगर आपको ध्यान हो तो अभी वीवीपैट मशीन आई थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने जिसे वोट दिया क्या उसी पार्टी को हमारा वोट गया है या नहीं गया है, ये सारी चीजें। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो अपडेशन की बात करते हैं। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको समझ आ गया। अपडेशन की अगर बात करें तो अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, क्यों जरूरत होती है अपडेशन की? अपडेशन होता क्या है? जैसे आपको ध्यान होगा कि आप आपका सिलेबस अपडेट करते हैं, ठीक है, आप आपके कोर्स को अपडेट करते हैं, सारी चीजें, गाड़ियों को अपडेट करवाते हैं। तो क्या करवाते हैं आप अपडेट में कि नई चीजों को ऐड करते हैं, पुरानी चीजों को डिलीट करते हैं। तो ठीक वैसे ही हो रहा है। अब वोटर्स लिस्ट, अभी 2019 के इलेक्शन हुए, इसमें जो वोटर्स लिस्ट बनी है, ठीक है, ये लोकसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए एक वोटर्स लिस्ट बनी है। तो क्या ये वोटर्स लिस्ट हमेशा एक जैसी रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2024 में जब इलेक्शन हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे वोट देने के लिए। आई होप आप सभी लोग तब तक एलिजिबल हो जाओगे वोट देने के लिए, तो आपका नाम ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो अपडेशन क्यों जरूरी है कि जो लोग नए एलिजिबल हो रहे हैं वोट देने के लिए, उनका नाम ऐड किया जाए, और जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है मान लीजिए, तो उन लोगों का नाम क्या करना होगा? डिलीट करना होगा वोटर्स लिस्ट में से, इलेक्टोरल रोल में से। तो इसके लिए क्या है? एक रेगुलर अपडेशन होना चाहिए वोटर्स लिस्ट का। दिस वाज ऑल अबाउट वोटर्स लिस्ट। हमने वोटर्स लिस्ट को बहुत अच्छे से समझा है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में समझेंगे किस तरह से कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किया जाता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दिया आपने, ठीक है, आपने वोटर्स लिस्ट तैयार कर ली, अब लेकिन इलेक्शन करवाना है तो आपको आपके कैंडिडेट्स को तो उतारना पड़ेगा ना अरेना में, ठीक है, मैदान में आपके कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा इलेक्शन लड़वाने के लिए। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा, वोटर लिस्ट को समझा क्या होती है, और उसके बाद में देखा नॉमिनेशन किस तरह से होता है। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, इलेक्शन कैंपेन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें हो गई, कैंपेनिंग भी हो गई, अब वोटिंग होने वाली है। तो हम पोलिंग को समझेंगे, पोलिंग यानी वोटिंग कैसे होती है वो समझेंगे, और काउंटिंग ऑफ वोट्स को समझेंगे कि वोट्स कैसे काउंट होते हैं। और इसी के साथ में हमने इलेक्शन पूरे कंडक्ट करवा दिए हैं। मैं आपको इसी चैप्टर में एक बार सारी चीजें फिर से रिकॉल भी करवा दूं, इसी वीडियो में एक बार सारी चीजें फिर से रिकॉल भी करवा दूंगा और ये सारे कंसेप्ट भी समझाता हूं। पोलिंग सबसे पहले, वोटिंग क्या होती है, तो देखिए पर्सन नेम इन वोटर्स लिस्ट। अब जिन भी लोगों का नाम होता है वोटर्स लिस्ट में, आपका है नहीं है, क्यों, क्योंकि आप अभी 18 साल से ऊपर के नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो 18 से ऊपर भी है, तो आपका होगा। अब देखिए क्या होता है, तो जिन भी लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम होता है वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम होता है दे कास्ट देयर वोट। कास्ट देयर वोट मतलब वो अपना वोट डालते हैं, ठीक है। अब वो अपना वोट देने जाएंगे, किसे देने जाएंगे वोट, तो हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे उन्होंने देख लिया कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी से कौन सा लीडर कौन सी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो अपना वोट देने जाएंगे, दे विल गो टू कास्ट देयर वोट। अब जब वो अपना वोट देने जाएंगे तो जिस दिन वोट देने जाएंगे वो कौन सा दिन रहेगा, वो दिन रहेगा छुट्टी का। छुट्टी का तो रहेगा, उसी के साथ साथ में क्या रहेगा, वो दिन रहेगा पोलिंग डे या फिर वोटिंग डे। तो उसी दिन को हम क्या कहते हैं, पोलिंग डे कहते हैं या वोटिंग डे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया पोलिंग कैसे होती है। तो जिन भी लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम होता है वो वोटिंग डे वाले दिन वोट देने जाते हैं। अब वोट देने कहां जाएंगे, वो वोट देने जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो आइए वो जगह देखते हैं। तो वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं। ये पोलिंग बूथ क्या होता है, पोलिंग बूथ मतलब वह जगह जहां पे सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस एरिया के, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग बूथ्स हो सकते हैं, ठीक है, तो सारे लोग अपने अपने एरिया की पोलिंग बूथ पे जाएंगे जहां पे वोट डल रहे होंगे। यूजुअली क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, तो छुट्टी वाला दिन रहता है, सभी की छुट्टी रहती है। इलेक्शन कमीशन अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कुछ ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो ऑफिसर्स क्या करें, वो ऑफिसर्स वोटिंग कंडक्ट करवाएं। तो जो ऑफिसर्स वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं वो लोग इस सारी चीजों को मैनेज करते हैं। जैसे आपने अगर न्यूटन मूवी देखी है तो आपको उस चीज का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा पोलिंग बूथ्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा ना, वो एक स्कूल बिल्डिंग रहती है छत्तीसगढ़ में, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहता है, तो वो वहां पे जाके वोटिंग करवाते हैं। तो यूजुअली जो लोकल स्कूल्स रहती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स रहती हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, उस जगह को पोलिंग बूथ कहा जाता है। सारे वोटर्स वहां पे जाकर वोट देते हैं। अब क्या होता है, 3 स्टेप होती है वहां पे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग में आपके पास में एक स्लिप रहेगी, आपके पास में अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एपिक जैसे हमने देखा था। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको वोटर आईडी लेके जाना है, आप दूसरा भी अपना डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है। उन लोगों के पास में एक रजिस्टर रहता है जिसमें वो आपका रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि हाँ आपका नाम इसी पोलिंग बूथ पर आया या फिर आपकी कंस्टिट्यूएंसी यही है। पता लग रहा है आप कहीं भी चले गए किसी भी पोलिंग बूथ पे वोट देने, तो ऐसा नहीं, जहां आपकी कंस्टिट्यूएंसी लगती है वहां वोट देने जाएंगे। तो आपको वो आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी लिस्ट में क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ आप उसी कंस्टिट्यूएंसी से हो। फिर होती है मार्किंग। मार्किंग में क्या होता है, मार्किंग में ये होता है, इस तरह से आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों की फिंगर्स पे वोटिंग मार्क रहता है, वो तो मार्किंग वाला सिंबल होता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको मार्क किया जाता है, ये मार्क कर दिया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि हाँ आप वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। अब जब आप अपना वोट कास्ट कर चुके हैं तो मतलब मार्किंग होगी, फिर उसके बाद में यू वुड कास्ट योर वोट। आपने अपना वोट कास्ट किया है यहाँ पे। अब वोट कास्ट करने के बाद में जो प्रोसेस थी पोलिंग की, वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप आइडेंटिफाइड हुए, आपकी फिंगर पे मार्क लगाया गया है और फिर आपने अपना वोट कास्ट किया है। तो ये प्रोसेस चल रही है किस चीज में, पोलिंग में। अब उसके बाद में अब एक सवाल आपके मन में भी ये भी आता होगा कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि जो वोटिंग हो रही है वो फेयर मैनर में हो रही है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड या फिर कह सकते हैं बायसनेस नहीं है। तो उसके लिए क्या रहता है कि दोनों पार्टी के लोग, जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, और भी दूसरे स्टेट्स में जैसे दूसरी जो पार्टीज रहती है, तो सारी पार्टीज ये इंश्योर करती है कि एकदम फेयर तरीके से हो, जस्टिफाइड तरीके से हो, कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो ये गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है कि जो पोलिंग बूथ होता है, जो पोलिंग रूम होता है, उसके अंदर वो कुछ पार्टी के एजेंट्स को बैठने की अनुमति देती है, आजादी देती है कि हाँ ये एजेंट्स या फिर ये
पार्टी के ये मेंबर्स जो है वो वहां पर बैठ सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जैसे हर एरिया में किसी ना किसी पार्टी के कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स रहते होंगे ना, तो उन कैंडिडेट्स को बैठने की आजादी रहती है कि आप जाके बैठ सकते हो कहां पे, बोथिंग जो पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग बूथ के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया किस तरह से इलेक्शन जो होता है, तो इलेक्शन पूरा एक पोलिंग वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये तो हो गया, लेकिन वो वोट देते कहां पे अपना, तो वोट कहां पर देते हैं वो भी आपको समझाता हूं मैं। पहले क्या होता था, पहले बैलेट पेपर का सिस्टम चलता था। बैलेट पेपर मतलब क्या होता था कि सारे कैंडिडेट्स का नाम होता था, सिंबल होता था, आपको अपना अंगूठा लगाना रहता था, फिर आपका सील लगता था और उस पेपर को फोल्ड करके आप एक बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तो पहले ये सिस्टम होता था। तो बहुत सारे मतलब पेपर प्रिंट होते थे, उन पर सिंबल छपते थे, नाम छपते थे, फिर आपको सील लगाना रहती थी, ये सारी चीजें चलती थी। फिर बैलेट पेपर से हम किस पे शिफ्ट हुए, बैलेट पेपर से हम ईवीएम्स पे शिफ्ट हुए। ईवीएम्स क्या होता है, ईवीएम्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या होती हैं, एक कैलकुलेटर की तरह डब्बा रहता है छोटा सा, उसमें क्या किया जाता है, उसमें सारे पार्टी के सिंबल्स, पार्टी के जो लीडर है उनका नाम, ये सारी चीजें रहती है, और सामने एक बटन रहता है। तो उस बटन पे आपको प्रेस करना रहता है। उस बटन पे आप प्रेस कहां करोगे, जहां जिसे आपको वोट देना है, ऐसा नहीं कहीं भी प्रेस करके आ जाओ। आपके जैसे जो सिंबल बना है, मान लीजिए ये ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, ड्राइंग टीचर नहीं हूं मैं, तो ये सिंबल है, यहाँ कैंडिडेट का नाम रहता है और यहाँ पे बटन रहता है। तो आपको क्या करना होता है, बटन को प्रेस करना होता है। आपने बटन प्रेस किया तो आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं उस पार्टी को आपका वोट चले गया, ठीक है। तो इस तरह से वोटिंग होती है। अब ये तो हमने वोटिंग का आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे पोलिंग होती है पूरा। अब बैलेट पेपर पहले चलता था जब, तो डायरेक्ट सील लगाना रहता था। ईवीएम्स में इस तरह से आप वोट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपका वोट काउंट होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट तो काउंट हो गया, अभी आगे तो और चीजें बदल गई। जैसे अब क्या आता है, वीवीपैट भी होता है एक, तो वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ ही वीवीपैट जुड़ा होता है। तो आपने जिसको वोट दिया है तो वहां पे एक छोटी सी विंडो रहती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो उस विंडो में आपको दिखेगा कि आपने वोट किसको दिया। अगर आपने जैसे अपना वोट कांग्रेस को दिया, फिर अपना वोट बीजेपी को दिया, फिर आम आदमी पार्टी को दिया है, जिसे भी आपको देना है, तो एक रील घूमेगी वहां पर, एक बंडल रहता है कागज का, उसके ऊपर सिंबल्स बने रहते हैं। तो आपने जिसको वोट दिया है वो घूम के आपके सामने आ जाएगा, आप देख लेंगे हाँ आपने जिस बटन को प्रेस किया था आपका वोट उसी में काउंट हुआ है। तो इस तरीके से क्या और ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, ठीक है। तो बैलेट पेपर से हम ईवीएम पे आए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, वो कैसे काम करती है वो बताया मैंने आपको, उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें। अब हाउ इट वर्क्स मैंने बता दिया, लेट मी एक्सप्लेन दिस, वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन एक चीज और है, अब क्या होता है, यहाँ पे वोटिंग तो हो गई है, हमारे टॉपिक में एक और चीज है, क्या, काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब वोटिंग होने के बाद काउंट कैसे करेंगे, आपने तो इलेक्ट्रॉनिकली वोट दिया है, तो अब काउंट कैसे होगा। तो शाम तक वोटिंग हो जाती है कंप्लीट, सारे ईवीएम्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, सारे ईवीएम्स को एक जगह ले जाया जाता है, सेफ जगह पे ले जाया जाता है, जहां पे किसी भी तरह से ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ ना हो, ईवीएम को किसी भी तरह से क्या करप्ट ना किया जाए। सारे ईवीएम्स को रखा जाता है, जो डेट डिसाइड की जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एरिया से, स्टेट से सारी ईवीएम्स इकट्ठी होती है, एक ही जगह पे एक साथ काउंटिंग स्टार्ट होती है। काउंटिंग कैसे करते हैं, तो वो डिजिटली सारी चीजें इंटरप्रेट कर ली जाती है कि अच्छा इस ईवीएम में कितने वोट पड़े, कितने किस पार्टी को पड़े हैं, कैसे। तो सारे ईवीएम्स के जब वोट काउंट होते हैं तो वोट काउंटिंग चलती रहती है, और एक ही दिन में मतलब सारी वोट काउंटिंग हो जाती है। सारी वोट्स जब काउंट हो जाते हैं तो काउंट होने के बाद में सारे वोट्स को क्या किया जाता है, काउंट होने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा होता है, मतलब जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा वोट होते हैं, तो वहां पे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे लोग रहते हैं, तो वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा कि हाँ इलेक्शन पोलिंग होने के बाद में जो वोट्स पड़े थे, हमने वोट्स काउंट कर चुके हैं, काउंट करने के बाद में क्या नतीजा निकल के आया, क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आया है, वो बता देते हैं। इस तरह से पब्लिश हो जाती है इन्फॉर्मेशन, सारे जितने भी मीडिया हाउसेस रहते हैं वो लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देते हैं, और ये फाइनल हो जाता है कि अब आगे आने वाली गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को लीड करेंगे, गवर्नमेंट में पोर्टफोलियोज को संभालेंगे, कह सकते हैं इनकम्बेंट बनेंगे, मतलब वहां के ऑफिसर बनेंगे। तो ये सारी चीजें होती है, इस तरह से इलेक्शन होता है। अब लेट मी रिकॉल ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हमने कहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, हमारी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। कंट्री लेवल पे लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे ही हर स्टेट की क्या होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड होती है। रिजर्व्ड किसके लिए होती है, जो वीकर सेक्शन होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, ठीक है, इन लोगों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है। अभी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इन पे उसी कैटेगरी के इंसान को, उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की आजादी होती है जिस कैटेगरी के लिए वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड हुई है। सपोज मान लीजिए आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जहां भी रह रहे हैं,
तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी अगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हुई है तो वहां से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का कैंडिडेट। तो इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व होती है, इलेक्शन लड़े जाते हैं उस पर। अब नॉमिनेशन होता है, मतलब कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फिल करते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती है, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा वोटर्स लिस्ट अपडेट की जाती है। वोटर्स लिस्ट क्या होती है? इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें सारे एलिजिबल एलिजिबल सिटीजन्स का नाम होता है जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अपडेट की जाती है अगले साल, जैसे मतलब अगली बार इलेक्शन में शायद आप लोग भी वोट देने लगेंगे तो वो अपडेट की जाएगी। अपडेट की जाने के बाद में क्या होता है, जैसे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो उनका नाम डिलीट भी किया जाता है। फिर वोटर्स क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को जानते कैसे हैं? इलेक्शन कैंपेन के थ्रू। तो पार्टीज और लीडर्स क्या करते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, एक तरह से वो अपने आप को लोगों तक पहुंचाते कि हाँ इस पार्टी से इस सीट पे, मतलब इस कंस्टिट्यूएंसी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन काउंटिंग, मतलब वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते हैं। फिर इस तरह से पोलिंग होती है, जो आपको पूरा समझाया मैंने, वोटिंग। फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद में जो पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो कैंडिडेट जीतता है। जीतने के बाद में क्या होता है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। आई होप आपको यहां तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं। एक ब्रॉड आउटलुक दिया है मैंने आपको। अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है, बुक को जरूर पढ़ना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है वो मुझसे पूछना है। एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, आप मुझे बताएंगे कितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां, मतलब कंट्री में रिजर्व्ड है। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो, मतलब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपको। अब हमने इलेक्शन तो करवा दिए, अब ये देखना है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। मतलब इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये किस चीज पे निर्भर करता है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, इस चीज पे हमने कुछ बहस करी थी। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ एनालिसिस होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। तो उसी में से एक और जो प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट है कि हाँ इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इंडिपेंडेंट आगे प्रीफिक्स लगा है जो इस चीज को और वजन देता है, क्या कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वो इंडिपेंडेंट है हमारी कंट्री में, एंड देयरफॉर द इलेक्शंस कंडक्टेड इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर, ठीक है, डेमोक्रेटिक है। तो वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे देखिए, आपने अधिकतर इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा। इंडिया की बैटिंग चल रही है, मान लीजिए सेकेंड इनिंग में हमारी बैटिंग है और हमें कुछ टारगेट चेज करना है। सपोज 300 रन चेज करना है, 200 रन हो गए, 3 विकेट हो गए, और आपसे पूछा, आप किसी से पूछते हैं स्कोर क्या है, और दूसरा सवाल क्या निकलता है कि अच्छा इतना रन चेज करना है, लेकिन बैटिंग कौन कर रहा है? आया ना समझ में? आप ऐसा पूछते होंगे, यूजुअली आपके साथ हुआ होगा ये। तो यहां पे भी वही सीन है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है, डिपेंड करता है कि इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवा रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे तो ये स्वाभाविक है, आप भी ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। लेकिन इसी चीज से बचने के लिए क्या किया हमने, इसी चीज से बचने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अपॉइंट करा है जो हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है? वो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। ही इज दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट इलेक्शंस इन इंडिया, यू कैन से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर एक अथॉरिटी होती है, एक पोजीशन होती है हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है ऑल ओवर द कंट्री। अब क्या होता है, ही और शी एंजॉयज द सेम पावर एज जुडिशियरी। तो जो पावर जुडिशियरी के पास में होती है, हम आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और आप लोगों ने 8th वगैरह में भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जुडिशियरी भी जो होती है तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। क्यों? अगर जुडिशियरी किसी के सपोर्ट में रहेगी तो क्या वो इंपार्शियली जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगी? सोचिए जरा इस चीज को, नहीं कर पाएगी ना। तो ठीक चीज वहीं पे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी है। अगर इलेक्शन कमिश्नर का इंटेंशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा होता है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर किसी एक पार्टी का पार्ट होते हैं, तो उसके चलते क्या है, क्या वो अपना काम इंडिपेंडेंट तरह से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके उस पार्टी की तरफ टिल्टेशन रहेगी। तो वैसे ही यहां पे क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ में जो जुडिशियरी को पावर्स दी जाती है, सारी अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो निर्भीकता से बिल्कुल निडर होकर काम कर सके, वही सारी चीजें इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी है। उन्हें पावर दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट तरह से अपना काम कर सके, बिना किसी से डरे और बिना किसी के दबाव में, ठीक है। तो जुडिशियरी की तरह उन्हें सेम पावर दी जाती है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है या फिर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो हमारी कंट्री में हेड होते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। अभी आपका होमवर्क है गूगल होमवर्क। क्या है गूगल होमवर्क? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताएंगे, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये जो होते हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का नाम तो पता होगा, ठीक है, तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। अब अपॉइंट करने के बाद में आफ्टर द अपॉइंटमेंट ही इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट आल्सो। मतलब एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद में प्रेसिडेंट के टुवर्ड्स भी इनकी कोई जवाबदारी नहीं रहती है। ये जो भी डिसीजंस ले रहे हैं इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर प्रेसिडेंट का दबाव होगा कि प्रेसिडेंट बोलेंगे मैंने तुम्हें अपॉइंट किया तो तुम मेरी बात मानो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को भी है आंसरेबल नहीं होते। वर्चुअली इंपॉसिबल टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए आप जब और आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सिविक्स को जैसे आप स्ट्रीम को चूज करते हैं तो आप उसमें सारी टेक्निकलिटीज को पढ़ लेंगे कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। लेकिन आंसर में आपको ये लिखना है कि वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल। वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे आप चीफ इलेक्शन जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जुडिशरी के जो हेड होते हैं जो, ठीक है, तो उन्हें हटाने का जो प्रोसीजर रहता है वही सेम प्रोसीजर इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। और इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं करेंगे तो ये हमेशा इस डर में रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, अगर मैं उनके फेवर में काम नहीं करूंगा तो मुझे हटा सकती है। तो इन्हें स्पेशल इम्यूनिटी देने का मतलब जरूरी भी है, ताकि क्या हो कि पॉलिटिकल पार्टीज को इनका काम पसंद आए या ना आए, ये अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि इनको जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है तो इट इज वर्चुअली इंपॉसिबल। क्यों? अगर आसानी से हटा दिए जाते होते तो पॉलिटिकल पार्टीज इनको बार बार हटा देती, पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में रहकर इनको काम करना पड़ता, ताकि अगर मेरी पोस्ट तो बचाए रखूं मैं, ये सोच के। आया समझ में? तो इन्हें पावर दी गई है, उस पोजीशन पे लाया गया है कि इन्हें हटाया ना जा सके आसानी से। ये सारी चीजें हैं। अब अगर देखें पावर्स देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो या फिर इलेक्शन कमीशन की जो पावर देखें तो क्या पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास? इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। अनाउंसमेंट से लेकर पूरा जो इलेक्शन कंप्लीट होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो वहां तक का जो पूरा प्रोसेस रहता है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी भी और इन सारी चीजों को परफॉर्म करने की पावर भी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी पावर यह है कि इलेक्शन प्रोसेस पूरा फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सारी चीजें कौन हैंडल करता है? इलेक्शन कमीशन। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, ठीक है। तो आचार संहिता जो रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें बताते हैं कि इलेक्शन में डूज और डोंट्स जो होते हैं, किस पार्टी को, किस लीडर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें इलेक्शन कमिश्नर अपने कोड ऑफ कंडक्ट में बताते हैं और लोगों को मानना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को मानना होता है, ठीक है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसे पनिश भी कर सकता है। किसी पॉलिटिकल लीडर ने अगर क्या करा, वॉयलेशन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का, तो इलेक्शन कमीशन कैन पनिश हिम, ठीक, अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद में और क्या पावर होती है? तो इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस से आप सोच रहे होंगे किस तरह की गाइडलाइंस? तो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट को किसकी बात मानना होगी? इलेक्शन की। इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो इलेक्शंस होने वाले तो इलेक्शन कमीशन की बात मानना होगी और गवर्नमेंट को वो डायरेक्ट कर सकते हैं। किस सेंस में? मतलब ऐसा बोल सकते हैं गवर्नमेंट से कि तुम अपनी पावर का मिसयूज ना करो। गवर्नमेंट का अधिकतर आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं तो वो इलेक्शन के समय पे क्या करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने हिसाब से अपने फेवरेट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे कलेक्टर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन वो ट्रांसफर्स रोक सकता है और लगता है अगर तो ट्रांसफर्स करवा भी सकता है। ये इस तरीके की गाइडलाइंस इशू कर सकता है इलेक्शन कमीशन किसे? वहां की गवर्नमेंट को। अगली चीज, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। मतलब जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, आप लोगों ने देखा होगा, आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके नेबर्स हो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर जो रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इलेक्शन के टाइम पे ड्यूटी लगती है। अब इलेक्शन के टाइम पे जब उनकी ड्यूटी लगती है तो वो जो भी पोर्टफोलियो में है, मान लीजिए वो पुलिस है अगर, तो वो फिर पुलिस के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, तो जब वो इलेक्शन की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस समय पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो किसके अंडर में, किसके कंट्रोल में काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे कौन होते हैं? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं,
और सेंट्रल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो उनकी बात मानना पड़ती है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट की, एंड नॉट दी गवर्नमेंट। ठीक, अगली चीज क्या है, कैन ऑर्डर रीपोल। तो पिछले 25 सालों से मतलब हम ऐसा कुछ देखते आ रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, इनकी क्या हो रही है, इनकी पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रही है। मतलब पावर स्ट्रांग नहीं रही, पावर पहले से थी, अभी अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर अगर इन्हें लगता है मिसकंडक्ट हुआ है, माल प्रैक्टिसेस हुई है इलेक्शन में, कहीं किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का एक कड़ा स्टैंड रहा है और जो ये बताता है कि हाँ पावर है और पावर सही तरह से यूटिलाइज की जा रही है। इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर अ रीपोल। ऑर्डर ए रीपोल मतलब क्या है कि अगर कहीं से खबर मिलती है कि यहाँ पे इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है या फिर वोटिंग जो हुई है वो सही नहीं है, फेयर और जस्ट नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर अ रीपोल, मतलब फिर से इलेक्शंस करवा सकते हैं। अब चाहे पार्टी उस चीज के आगे चिल्लाती रहे कितना भी, लेकिन पार्टी इसको क्या, पॉलिटिकल पार्टी इसको बात मानना होगी। क्यों? क्योंकि ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है हमारी कंट्री में कि हमने इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी है, उन्हें इंडिपेंडेंट या फिर कह सकते हो एक इंडिपेंडेंस स्टेटस, इंडिपेंडेंस वाली पावर दी है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब बिना किसी के फेवर में जाके इंडिपेंडेंटली अपना काम परफॉर्म करे और इलेक्शन जो है तो उन्हें क्या बनाए, सच में डेमोक्रेटिक बनाए। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, मतलब देखिए जो हमारा हेडिंग था, ब्रॉड हेडिंग, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, उसमें हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन समझ चुके हैं। इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था पॉपुलर पार्टिसिपेशन, किस तरह से पॉपुलर पार्टिसिपेशन किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक का लेबल देता है। और लास्ट टॉपिक जो हम इस चीज में पढ़ सकते हैं या फिर जो हमें ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन आउटकम मतलब क्या है कि जो परिणाम निकल के आते हैं इलेक्शन होने के बाद में, उस चीज को कितना एक्सेप्ट किया जाता है, वह ये बताता है कि वो इलेक्शन सही थे या गलत थे। आई होप हेडिंग समझाते ही से ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ पॉइंटर्स देखेंगे हम, उसमें समझेंगे कि किस तरह से जो इलेक्शन का आउटकम निकल के आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है और किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, वो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक का लेबल देते हैं। तो सबसे पहले फाइनल टेस्ट इज आउटकम इटसेल्फ, मतलब इलेक्शन का फाइनल टेस्ट क्या होता है, जो आउटकम निकल के आता है। अगर आउटकम पॉजिटिव है, आउटकम ऐसा है जो जस्टिफाइड है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो अपने आप क्या बना देता है, वो अपने आप इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना देता है, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। आइए तो उसी चीज को समझते हैं। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है, कि जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में और उनका जो परिणाम निकल के आता है, तो वही अपने आप को प्रूव कर देते हैं, वो इलेक्शंस के रिजल्ट ही ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ इलेक्शन सही मैनर में हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैलिड पॉइंट है जो इलेक्शंस को ये बताता है कि हाँ इलेक्शन सही तरीके से होते हैं। देखिए आज मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूं इस चीज को कि आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाई जा रही है चीजें। अब क्या होता है कि हमने देखा क्या 2014 के पहले तक 10 सालों तक कौन सी पार्टी इलेक्शन पावर में थी, कांग्रेस पार्टी थी। अब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी हारती है इलेक्शन 2014 में और कौन सी पार्टी जीतती है, बीजेपी जीतती है। आया समझ में? और हिस्ट्री में जाएंगे तो ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे बीजेपी पावर में थी लेकिन बीजेपी हारी और कांग्रेस आई है। तो यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो पार्टी पावर में रहती है, जो रूलिंग पार्टी रहती है, तो इलेक्शंस में ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी कंटिन्यूसली क्या होती है, एक समय के बाद में हारती है और जो अपोजिशन में पार्टी वो जीतती है। अपोजिशन में जो पार्टी वो कुछ समय तक क्या करती है, इलेक्शन में रूल करती है और वो हारती है। तो इस तरह से क्या है कि जो पार्टी पावर में है वो हार रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरह से हुए हैं। अगर कुछ गलत तरह से इलेक्शंस हुए होते हैं, अनडेमोक्रेटिक तरह से इलेक्शन हुए होते हैं, तो क्या जो पार्टी पावर में थी, जो रूल कर रही थी, वो अपने आप को हरवाती? नहीं हरवाती ना। तो उसका मतलब क्या है, ये प्रूव करता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरह से होते हैं। आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखोगे इंडियन इलेक्शंस की, तो आपको ये बहुत सी बार ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे कि रूलिंग पार्टी हारी है, अपोजिशन में जो पार्टी थी वो जीती है, अपोजिशन पार्टी थोड़े समय तक रूल करती है, वो हारती है, फिर जो पार्टी पहले थी वो वापस से आती है। तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि इलेक्शन जो हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट तरह से, डेमोक्रेटिक तरह से हो रहे हैं। तो पहला आउटकम ये है क्या कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट निकल के आते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। आगे अगली चीज को अगर देखा जाए तो इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज द इलेक्शंस। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लूज इलेक्शंस। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यूएस में क्या होता है
यूएस में इस तरह से पोजीशन पावर बना ली जाती है कि जो सिटिंग इनकम्बेंट है, ये शब्द पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, आप सोच रहे होंगे ये शब्द है क्या। इनकम्बेंट का मतलब ये होता है कि जो करंटली पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड किए हुए, मतलब किसी भी जगह का, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के जो विधायक या सांसद होते हैं, जो एमपी या एमएलए होते हैं, तो उन्हें इनकम्बेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पावर में है और इनकम्बेंट के अपोजिट में कोई ना कोई अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा होगा, ठीक है। तो इनकम्बेंट मतलब जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो इस समय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो पावर में है। तो क्या होता है यूएस में, इस तरह के जो इनकम्बेंट्स रहते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो अभी पावर में है, वो बहुत कम हारते हैं इलेक्शंस, ठीक है। मतलब चांसेस कम रहते हैं कि जो अभी पावर में वो हारे। अब आप कुछ भी कह लीजिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेटिक नहीं होते इलेक्शंस, लेकिन वहां पे जो सिटिंग इनकम्बेंट रहते हैं वो कम इलेक्शंस हारते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि हर बार इलेक्शन में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब विधानसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, जो सिटिंग एमपीज या एमएलएज रहते हैं वो इलेक्शन कंटिन्यूसली हारते हैं। मतलब कि आज जो पावर में थे, लेकिन हो सकता है अगले इलेक्शन में वो जीत के फिर से ना आ पाए, शायद उनकी सीट्स बदल दी जाए। तो ये सारी चीजें कॉमन है। तो ये बताता है कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक तरह से है, जो पावर में है वो हार रहा है, ठीक है। अगर वो पावर में है और मतलब वो हारेंगे क्यों? अगर कुछ अनडेमोक्रेटिक तरह का इस्तेमाल किया गया हो तो वो तो कंटिन्यूसली अपने आप को जिता सकते हैं ना, लेकिन वो हार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी है। आगे देखते हैं, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। अब आपने ये चीज सुनी होगी, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा अपने आजू बाजू कि इलेक्शंस में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो हो सकता है रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि उन लोगों के द्वारा वोट्स खरीद लिए जाते हैं, मतलब उनके पास पैसा होता है, वो वोट्स को भी खरीद लेते हैं, लोगों को पैसा देके वोट्स अपने फेवर में डलवाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लोग जीते इलेक्शन। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं तो अपोजिशन में कोई बहुत पावरफुल इंसान है, ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं, मान लीजिए एक इंसान जो है, पर्सन ए जो है वो बहुत पावरफुल है, पैसे वाले हैं, और पर्सन बी जो है उनके अपोजिशन में वो कह सकते हैं कि उतने पावरफुल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका, लेकिन इलेक्शंस होते हैं और जो कमजोर इंसान है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो ये क्या बताता है? ये सारी चीजें दर्शाती है कि सिर्फ पैसा और पावर इलेक्शन नहीं जिताता है, क्या पॉपुलर सपोर्ट भी इलेक्शन जिताता है, आपको कितने वोट्स मिल रहे हैं वो इलेक्शन जितवाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला लास्ट पॉइंट जो अगर ये बताता है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का आउटकम एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो लास्ट पॉइंट हमारे है, barring a few disputed elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party। अब देखिए क्या है, ये चीजें आप अभी ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कंट्री में, या फिर आपने इलेक्शंस के टाइम पे सुना भी होगा कि अधिकतर जो डिफीटेड पार्टीज होती हैं, मतलब जो पार्टी हार चुकी है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में, तो ऐसा नहीं है कि डिफीटेड पार्टी एकदम नाराज होकर या फिर जिद पकड़ के बैठ जाती कि नहीं नहीं इलेक्शन फिर से करवाओ, इलेक्शन तो अनडेमोक्रेटिक थे, ये सारी चीजें, ठीक है। हारी हुई पार्टी भी क्या करती है, इलेक्शन के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करती है, मतलब जो रिजल्ट निकल के आया है उस रिजल्ट को क्या मानते हैं वो पीपल्स वर्डिक्ट, मतलब जनादेश मानते हैं उसे, वो लोगों का क्या मानते हैं, लोगों का एक ओपिनियन मानते हैं, और हारी हुई पार्टी उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करती है, बोलती है कि हाँ हम हारे हैं तो वो हमारी कमियों के कारण हारे हैं। अल्टीमेटली आपने सुना होगा ना, ऐसा बहुत कम डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं जहां पे इस तरीके से आवाज उठाई जाती है कि फिर से रीपोलिंग हो या फिर इलेक्शंस फिर से होना चाहिए, ठीक है। बाकी अधिकतर मतलब पूरी कंट्री में क्या होता है, नेशन वाइड इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है दोनों पार्टी के द्वारा, जीती हुई पार्टी के द्वारा भी और हारी हुई पार्टी के द्वारा भी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको किस हेडिंग के अंदर बताई है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, मतलब इलेक्शंस के जो आउटकम निकल के आते हैं वो हमारी कंट्री के इलेक्शंस को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। वो दर्शाते हैं कि हाँ जो आज पावर में है अगर वो काम नहीं करेगा तो कल वो हार सकता है और एक नई गवर्नमेंट आ सकती है, और इस चीज को दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती है, हारने वाली पार्टी भी और जीतने वाली भी पार्टी भी। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री के इलेक्शंस को क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक बनाती है। तो इसी के साथ मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है वो क्या है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, हम मानते हैं इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसके सामने कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, जिन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने की जरूरत है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमने हमारी कंट्री में इलेक्शन करवाए, हमने देखा क्यों हमारी कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं, इलेक्शन कमीशन को समझा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन को समझा और इस तरह की सारी चीजें पढ़ी। अब जो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे चैप्टर का वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम देख रहे हैं जो पार्टी पॉपुलर सपोर्ट गेन करती है, लोग जिसे ज्यादा वोट देते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं जहां ऐसा देखने को मिला हो कि अनफेयर तरीके से या फिर अनफेयर मींस
और मेथड्स का यूज करके किसी पार्टी ने इलेक्शन जीता हो। ये सारी चीजें हमारी कंट्री में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बताती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल पूछे जाए तो वो सवाल हमारी कंट्री में हो रहे इलेक्शंस के ऊपर एक तरह से सवाल लगाते हैं। क्या सवाल होते हैं? वो सवाल ये होता है कि क्या लोगों के पास में सही नॉलेज है कि वो अपने लीडर्स को कैसे चूज करें? आर दी पीपल्स एजुकेटेड टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन रियल सेंस? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो इस चीज को अलाउ करता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, हर इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन क्या ट्रू सेंस में सभी का रिप्रेजेंटेशन हो पाता है? क्या एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल पाता है सभी को? मतलब कमजोर इंसान अगर एक किसी पावरफुल इंसान के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कमजोर इंसान जीत सकता है? क्या यह इंश्योर किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा? क्या उसे रिलेटिव एडवांटेज से बचाया जा सकता है? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे, और ये जो सवाल हैं ये हमें एक दिशा दिखाते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि हाँ, इलेक्शंस जो हो रहे हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को जानने के बाद में, सुनने के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ, कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। अब जो कुछ लिमिटेशंस हो सकती है वो क्या है? तो लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस आर, तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सी जगह पे आप ऐसा देखेंगे कि पूरी एनसीईआरटी की लाइंस आपको लिख के मैंने समझाई है, तो उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि आपको यही लाइंस याद करना और आंसर में लिखना है। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, तो ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपको ऐसे कैसे ही लिख के आना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम इस चीज को डिस्कस करते चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, तो उसमें हम और बेहतर तरीके से देख लेंगे कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक समरी वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं, चैलेंजेस क्या है फ्री और फेयर इलेक्शन को इंडिया में। पहला पॉइंट, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। अब देखिए क्या है, जो कैंडिडेट या फिर जो पार्टीज जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जरूरी नहीं कि पैसे के कारण वो जीत जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में पैसे से जीता जाता है, तो दे आर नॉट श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, मतलब ये श्योर नहीं है कि वो उन्हीं की जय होगी, मतलब वही जीतने वाले हैं। लेकिन क्या होता है कि वो रिलेटिवली एक एडवांटेज इंजॉय करते हैं, ठीक है, बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज। एडवांटेज किस तरह का? अब मान लीजिए कोई पैसे वाली पार्टी है बहुत ज्यादा, कोई पैसे वाला बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा, लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, वो वोट्स खरीद सकता है, वो पैसा अपना, मतलब पैसे के पावर को दिखा के क्या कर सकता है, जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को वो डरा सकता है। डरा कैसे सकता है? मतलब उस कैंडिडेट को ये बता सकता है कि हमारी रैलीज देख लीजिए आप, हमारा वे ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग देख लीजिए, ये सारी चीजें देख के इन सारी चीजों से क्या कर सकता है, वो लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकता है पैसे की मदद से। तो वहां पे क्या है, वो एक रिलेटिवली एक एडवांटेज इंजॉय करता है, किसके ऊपर? छोटी पार्टीज के ऊपर या फिर छोटे कैंडिडेट्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, क्या? यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, मतलब किसी के पास पैसा है और पावर है तो वो उसका अनफेयर एडवांटेज उठा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, और ये गारंटीड भी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन एक एडवांटेज इंजॉय कर सकता है वो। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगली चीज क्या है, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर अ टिकट। अब देखिए, टिकट मैंने आपको बताया था कौन सा, 10 रुपए का बस वाला टिकट नहीं, वो वाला टिकट नहीं है। यहाँ पे टिकट कौन सा है? यहाँ पे टिकट है जो पार्टीज टिकट अलॉट करती है अपने कैंडिडेट्स को। अब पार्टी जो टिकट अलॉट करती है, तो टिकट अलोकेशन के लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना फॉर्म डालते हैं। मतलब हो सकता है कि इलेक्शन होने वाले हैं आपकी कंट्री में, मान लीजिए कोई सी भी एक पार्टी है, ये मार्कर पार्टी है, ठीक, तो अब उस मार्कर पार्टी का पार्ट बनना है आपको। अब मार्कर पार्टी का पार्ट बनना है तो मतलब कैंडिडेट बनना है, तो आप भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म डालेंगे कि मुझे आपका कैंडिडेट बनना है, टिकट दे दीजिए। आपके बाजू में कोई एक क्रिमिनल रहते हैं, मान लीजिए वो क्रिमिनल ने भी डाला है फॉर्म, तो अब दिखती बात है कि आपको अगर टिकट चाहिए, टिकट तो एक ही इंसान को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी सबको बोल देगी कि सब इलेक्शन लड़ लो, जिसको जीतना है वो जीत ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी एक ही टिकट देगी। अब वो पार्टी टिकट किसको देगी, ये निर्भर किस चीज पे करता है कि कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन कितना पावरफुल है। तो अधिकतर जो कैंडिडेट्स या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट लेने की रेस में बाहर धका देते हैं, पैसे से टिकट खरीद लेते हैं, पावर से टिकट खरीद लेते हैं। तो एक चैलेंज ये भी है क्या, कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे इजीली पुश अदर्स आउट ऑफ द रेस, ठीक है, वो बहुत आसानी से दूसरे लोगों को बाहर कर देते हैं रेस के। एक ये चैलेंज है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सामने। अगला चैलेंज क्या है,
सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए ये जो टॉपिक है ना, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये 10th क्लास में बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे जब आप 10th में जाओगे तो वहां पे भी सेम यही टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना और याद रखना हमेशा, ठीक। तीसरा लिमिटेशन क्या है या फिर तीसरा चैलेंज क्या है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, एक पार्टी नहीं, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके नाम मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो क्या होता है कि हमारी कंट्री में आप देखोगे ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टीज है जहां पे क्या है कि डायनेस्टिक रूल चला रहा है। मतलब एक ही फैमिली के, एक ही कास्ट के कह लीजिए या फिर एक ही परिवार के लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जब एक ही कास्ट के, एक ही फैमिली के और एक ही फैमिली के लोग जब डोमिनेट करेंगे तो अधिकतर क्या होता है, वो उनके रिलेटिव्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को ही टिकट देते हैं। तो क्या होता है, डायनेस्टिक रूल चला आता है। इस तरह से देखने को मिलता है कि वो पार्टी क्या है, वो एक फैमिली पार्टी हो जाती है कि उस पार्टी में उसी फैमिली के लोग रहते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा क्या कि और एक पार्टी नहीं, ऐसी बहुत सारी पार्टी हमारी कंट्री में कि जहां पे क्या होता है, एक फैमिली के लोग या फिर एक कास्ट के लोग कह लीजिए या फिर एक ग्रुप के लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। डेमोक्रेटिक तरह से नहीं हो पा रही ना चीजें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैलेंज है। आप अगर उस फैमिली से नहीं है तो आप उस पार्टी में आगे जा ही नहीं पाएंगे, आगे पोस्ट संभाल ही नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक। आगे देखते हैं, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जितनी भी पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, लेट इट बी बीजेपी, लेट इट बी कांग्रेस, सारी पार्टीज हैं। अब सारी पार्टीज क्या होती है, सारी पार्टीज में मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता है कुछ। हर पार्टी के जो कोर इश्यूज रहते हैं, कोर इश्यूज मतलब वो इलेक्शन में अगर जीतती है तो क्या कोर इश्यूज रहेंगे, मतलब यूनिकनेस नहीं है, सारी पार्टीज एक ही चीज करती है। तो इसके चलते क्या होता है, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। तो जो वोटर्स हैं, हम लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, तो हमारे पास में कोई वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं होती। हम या तो उस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि आप या तो आप आम खा लो या फिर आम का रस पी लो, है तो दोनों में आम, तो उस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। आया समझ में कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। सारी पार्टीज लगभग अपने जो प्लान्स पॉलिसी लाती हैं, जो बात करती है, तो एक जैसी बातें करती हैं। कुछ इस पे हाँ बोल रहे हैं तो कुछ इस पे ना बोल रहे हैं, तो कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो देयरफॉर द सिटीजंस आर या फिर ऑर्डिनरी सिटीजंस आर नॉट गेटिंग द वैरायटी ऑफ चॉइसेस, ठीक है, विच इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्शन। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था जब पढ़ा था ना कि क्या होना चाहिए, इलेक्शंस में चॉइस भी ऑफर की जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस ही ना हो। ये हो गया। फिर उसके बाद में स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अभी क्या होता है, जो छोटी पार्टीज होती हैं, छोटी पार्टीज को क्या करना पड़ता है, इलेक्शन में अगर बने रहना है तो इलेक्शंस में बने रहने के लिए उन्हें अपने आप को स्टेबल करके रखना होगा, अपने आप को क्या करके रखना होगा, दमखम से, पूरे दमखम से लड़ना होगा। लेकिन जब बात आती है बड़ी पार्टीज के सामने, तो बड़ी पार्टीज के बाद में वही मैंने जो आपको ये वाला बताया था कि कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन वाला, कि जो बड़ी पार्टीज होती हैं, तो बड़ी पार्टीज क्या करती है, ज्यादा पैसा होता है उनके पास, ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, तो इसके चलते वो छोटी पार्टीज को ऊपर नहीं आने देती है। तो स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। तो बड़ी पार्टीज के पास ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा, तो उससे छोटी पार्टीज क्या कर पाती है, अपनी रूट्स नहीं फैला पाती, उन्हें एक ब्रॉड स्ट्रेचर नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी किसमें, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी देखिए थ्योरी पार्ट पे मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। हमने चैप्टर स्टार्टिंग से, ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक तक सारे टॉपिक्स को सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा है मैंने, सारी चीजें आपको समझाई है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप पूछिए, मैं उस चीज पे आपको एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई दूंगा, बनते कोशिश। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ में हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।